नमस्ते बच्चों। आज हम समाज शास्त्र तीसरा अध्याय जो है पर्यावरण और समाज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पर्यावरण और समाज किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पारिस्थितिकी, यानी कि परिस्थितियाँ किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो पारिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है। यानी कि परिस्थितियाँ जो होती है वो समाज का आधार होती है। यानी कि परिस्थितियों के आधार पर ही, यानी कि समाज और पर्यावरण की जो स्थिति होती है उसके आधार पर ही समाज आधारित होता है। परिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं। यानी स्थितियों के अंतर्गत भौतिक और जैविक जो घटनाएं होती है वो इसके अंतर्गत घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। और मनुष्य जो है वो भी इस भौतिक और जैविक व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। पर्वत तथा नदियाँ, मैदान तथा सागर, जीव जंतु, ये सब परिस्थिति के अंग है। यानी कि पर्यावरण की स्थिति और समाज की स्थिति से जुड़े हुए ये भी एक मुख्य अंग है। किसी स्थान की परिस्थिति पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी परिस्थिति का किसी स्थान की परिस्थिति पर, यानी कि किसी स्थान की स्थितियों के ऊपर या उनका की परिस्थिति के ऊपर भूगोल तथा जलमंडल, यानी कि वहाँ के भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जलमंडल का प्रभाव जो है वो अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर या वहाँ के समाज के अंतर्गत उन क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। समय के साथ मनुष्य की क्रियाओं द्वारा परिस्थिति में परिवर्तन आया है। यानी कि समय के साथ साथ में मनुष्य की जो परिस्थितियाँ हैं या उसके जीवन जीने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आया है। मनुष्य की ऐसी क्रियाओं के उदाहरण नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों के अंधाधुंध कटाई, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि। यानी मनुष्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका प्रभाव भी इस समाज के ऊपर या इस पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। समय के साथ परिस्थिति के परिवर्तन के लिए कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों में अंतर करना काफ़ी कठिन हो जाता है। यानी कि परिस्थितियों के अंदर, यानी कि सामाजिक पर्यावरण परिस्थितियों के अंतर्गत कि वो परिवर्तन जो आया है वो प्रकृति के कारण आया है या मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों के अंतर्गत से हुआ है, तो इसका अंतर करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। समय जैव भौतिक संपदा और प्रक्रिया में जहाँ मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया है, जैसे कृषि भूमि पर मिट्टी व पानी के बचाव के कार्य, यानी कि जैव भौतिक संपदा के ऊपर किस प्रकार से मनुष्य का जो हस्तक्षेप होता है वो उसको प्रभावित करता है। तो वो इन क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे कृषि भूमि पर मिट्टी व पानी के बचाव के कार्य, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग, शहर के निर्माण में प्रयुक्त संसाधन आदि। यहाँ इनके कारण मनुष्य की क्रियाओं के कारण भी इन परिस्थितियों में अंतर आता है। फिर दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव भौतिक परिस्थिति मनुष्य के हस्तक्षेप, यानी कि समाज के अंदर जो सामाजिक पर्यावरण या समाज के अंदर जो परिवर्तन आता है वो उसका उद्भव कहाँ से होता है? जैव भौतिक परिस्थिति तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। यह दो तरफा प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा समाज का निर्माण होता है, उसी तरह से समाज भी जो है प्रकृति का निर्माण करती है। परिस्थिति की मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है, जिससे गंगा जमुना का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल आदि ये परिस्थितियाँ जो है मनुष्य के द्वारा स्थापित होती हैं। पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है, जैसे शहरों में वायु प्रदूषण तथा भीड़-भाड़, प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए शुद्ध तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि। बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने में सक्षम
है। यानी कि मानव के द्वारा जो समाज के अंदर या पर्यावरण के अंदर जो हस्तक्षेप होता है उसके कारण परिस्थितियाँ बदलती हैं। फिर आगे आता है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंतःक्रियाओं को आकार प्रदान किया जाता है। जैसे संपत्ति के संबंध यह निर्धारित करते हैं कि कैसे और किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। भूमि तथा जल संसाधन का व्यक्तिगत स्वामित्व इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या अन्य लोगों की इन साधनों के उपयोग का अधिकार होगा, और यदि हाँ तो किन नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत। संसाधनों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित होता है। कृषिहीन मजदूरों एवं स्त्रियों का प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। फिर आता है सामाजिक मूल्य तथा प्रतिमान। पर्यावरण तथा समाज के संबंध उसके सामाजिक मूल्यों तथा प्रतिमानों को व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित होता है। यानी कि पर्यावरण तथा समाज के जो संबंध है वो किस प्रकार से समाज में रहने वाले लोगों और उनकी स्थितियों में इसकी व्यवस्था में उनके प्रतिमानों की व्यवस्था में दिखाई देते हैं। पूंजीवादी मूल्यों ने प्रकृति के उपयोगी वस्तु होने की विचारधारा को पोषित किया है, जहाँ प्रकृति की एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति को परिवर्तित कर देता है। फिर आगे आता है समानता तथा न्याय के साम्यवादी मूल्यों में कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों से उसकी जमीन को छीन उन्हें भूमिहीन किसानों में बांट दिया है। धार्मिक मूल्य धार्मिक हितों तथा विभिन्न किस्मों को संरक्षण दे सके तथा अन्य वर्ग पर यह मान सके कि उन्हें अपने हितों के लिए पर्यावरण परिवर्तन करने का दैवी अधिकार प्राप्त है। यानी कि कुछ धार्मिक जो संगठन होते हैं वो अपने हितों के लिए या अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न किस्मों का संरक्षण दे और अन्य वर्गों को उनके हितों के लिए पर्यावरण परिवर्तन का दैवी अधिकार प्राप्त होता है। पर्यावरण तथा समाज के संबंध में परिप्रेक्ष्य। पर्यावरण तथा समाज के संबंध में कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यानी कि पर्यावरण समाज को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला है पारिवेशिक कारक। पारिवेशिक कारकों से प्रभावित होकर प्रकृति पोषण विवाह तथा व्यक्तिगत विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के गरीब होने के कारण, यानी किस प्रकार से स्थितियां जो है वो मनुष्य को और प्रकृति दोनों को प्रभावित करती है। कम गुणी होना या कम मेहनती होना या उनके जन्म अच्छी परिस्थिति में न होना, उचित मौका न मिलना, यह है प्रावेशिक कारण। यानी कि परिवार की स्थिति का मुख्य कारण जो होता है क्यों जिस स्थिति में उसका जन्म होता है उसके परिवार की जो स्थिति है उसी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित होता है। फिर आता है सामाजिक परिस्थितियाँ। पर्यावरण तथा समाज के बारे में सिद्धांत आंकड़ों उन सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित होते हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है या जिनसे उनका वो प्रकट होते हैं। समानता की विचारधारा तथा साम्राज्यवाद ने पर्यावरण तथा समाज से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया है। साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के अनुरूप नए विषयों को संस्थागत रूप तैयार किया गया ताकि ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आसान बना सके। फिर है पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन किसे कहते हैं? बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंधों को जटिलता बढ़ गई है। औद्योगिकीकरण ने पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित किया है। जटिल औद्योगिक तकनीक तथा संगठन को व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। फिर है पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और जोखिम। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। पहला है संसाधनों की क्षीणता, यानी कि संसाधनों की कमी। अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है। पानी की भूमि में आ रही तीव्र गति से क्षीणता के
कारण, यानी कि ये जो संसाधनों की कमी जो किस कारण से हुई, पानी की भूमि में आ रही तीव्र गति की क्षीणता, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है उसकी कमी आना। कृषि उद्योग तथा शहरी केंद्रों में इनकी बढ़ती मांग, मृदा की ऊपरी सतह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन है जो पर्यावरण के कुप्रबंधन, पानी का जमाव, खारेपन के कारण नष्ट हो रही है। जैविक विविध आवास जैसे जंगल, घास के मैदान, आर्द्र भूमि आदि भी बढ़ती कृषि भूमि के कारण समाप्त हो रहे हैं। इन आवासों की बढ़ती कमी कई अन्य वन्य जीवों की किस्मों के लिए खतरा बनती जा रही है। फिर आगे आता है प्रदूषण। प्रदूषण के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं, यानी कि प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है। पहला आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत है उद्योग तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें। जो गैसें जैसे घरेलू उपयोग हेतु लकड़ी और कोयले से निकलने वाला धुआं तथा इनसे श्वास तथा सेहत संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती है। यानी कि इन धुओं के निकलने से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है और उसे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फिर आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से भूमि के सतही तथा आंतरिक जल को प्रभावित किया है। इसके स्रोत है घरेलू नालियाँ, फैक्ट्रियों से निकलने वाले पदार्थ, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशकों के प्रयुक्त होने वाले खेतों से निकलने वाला जल। नदियों तथा जलाशयों का प्रदूषण प्रमुख समस्या है। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। शहर ध्वनि प्रदूषण से भी ग्रसित है। इसके स्रोत है लाउड स्पीकर, यानी कि बड़े बड़े शहरों में अंदर लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न तथा यातायात निर्माण उद्योग आदि, यानी कि ये सभी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। फिर आता है वैश्विक तापमान वृद्धि। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कुछ प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा जैसी गैसों सूर्य की रोशनी रोककर उसे वापस वायुमंडल में न जाने देकर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं, जिससे विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे ध्रुवों की हिम की परतें पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जटिल बस्तियों के डूबने का खतरा पैदा हो रहा है। दूसरे, इससे दुनिया की जलवायु में उतार चढ़ाव तथा अनियमितता बढ़ी है। फिर है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वैज्ञानिक जीन स्पेलिंग की, यानी कि वैज्ञानिक जो है जॉन स्पेलिंग की नई तकनीकी के द्वारा एक किस्म के गुणों को दूसरी किस्मों में डालते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड वैज्ञानिक जो है उन्होंने नए तकनीकों का बीजों का निर्माण किया है जिससे बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। यानी कि एक अच्छे बीजों के निर्माण से अच्छी फसल का उत्पादन हो सके। तो इन्होंने इस तकनीकी के आधार पर उसमें बढ़ोतरी करी है। आज इतना ही, धन्यवाद।